हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और आपका इस अमेजिंग सीरीज में भी फिर से एक बार स्वागत है। टॉपिक मेनिया में आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एसिड बेस स्ट्रेंथ। हम लोग जेई मेन के अभी हाल फिलहाल में आए हुए बहुत सारे पेपर्स में से क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा और आप देखेंगे कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे हर एक साल हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं देर ना करते हुए कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम आने वाले समय में जिनको जेई मेन देना है कैसे लोग सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल ये रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो थियरी में एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दो तीन है जो जनरली सब लोग जानते हैं, जो हमारे सिलेबस में है। उनमें से आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट है और लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। ये तीनों के तीनों ही लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं और तीनों से ही लगभग सवाल देखने को मिल जाता है हम लोगों को। तो आइए बारी बारी करके सारे ही कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे आर्हेनियस, लेकिन आप लोग बस सुन लीजिए आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है। आर्हेनियस साहब ने बोला कि वो सारे कंपाउंड्स जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उनके एक्वस सोल्यूशन उनका बनाएंगे, तो जो H+ देने के कैपेबल होगा वो सारा लोग आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। या इसको ऐसा बोला जाए कि सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। तो ऐसे सारे लोग एसिड बोले जाएंगे जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करें। तो H+ चला जाएगा तो जो बच जाएगा वो A- हो। और आर्हेनियस ने ही ये भी बोला था कि ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उन सब लोगों को हम लोग बेस बोलेंगे। बहरहाल हम लोग एसिड पे भी फोकस करते हैं। जितने भी लोग H+ देंगे वो सारे के सारे एसिड बोले जाएंगे और आर्हेनियस के हिसाब से। अगर HA है, HA ने H+ दिया तो वो एसिड बोला जाएगा। HB ने H+ दिया तो वो भी एसिड बोला जाएगा। सिमिलरली एक और कोई मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि HC है, उन्होंने भी H+ दिया तो वो भी एसिड बोला जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। हमारा सवाल ऐसा भी नहीं आता है कि ये एसिड है कि नहीं, ऐसा पहचानने के लिए नहीं आता है। हमारा सवाल इस तरीके का आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि इसके बगल वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसा सवाल आता है। रिलेटिव कंपैरेटिव बात होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर कंपैरेटिव बात होती है और ये सारे के सारे लोग सेम H+ ही डोनेट करते हैं तो ये सारे के सारे एसिड बोले जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है आर्हेनियस के हिसाब से। तो अगर सारे के सारे एसिड हैं तो हमसे अगर कोई गलती से पूछ दिया कि तब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो जल्दी से H+ दे दे उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो उसके लिए हम लोगों को इस डिफिनेशन से या इस इंफॉर्मेशन से हेल्प नहीं मिल पाएगी। मतलब कहने का क्या है, आर्हेनियस ने बोला H+ दिया तो एसिड हो जाएगा। तो जब सब एसिड है उसके बाद का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे रिएक्शन को या इस पूरे जो भी हम लोग एक स्टेप का रिएक्शन लिखे हैं, इस पूरे को हम लोग प्रोसेस मान लेते हैं। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन को एक प्रोसेस मान लिए। ये प्रोसेस जल्दी कब होगा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बनना चाह रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्टेंट में HA है, यहां से H+ A- बन रहा है, ठीक बात है। सिमिलरली HB है, न्यूट्रल है, H+ B- बन रहा है, सब एनायन बन रहा है। तो अगर किसी तरीके से ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना फिजिबल हो, जिसके लिए फिजिबल होगा ज्यादा, वो जल्दी H+ देगा। और जल्दी H+ देना ही एसिडिक स्ट्रेंथ बोला जाता है बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, कि जितना जल्दी H+ निकल जाए उतना अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका। तो अगर हम लोग इन चीजों को देखें तो कलेक्टिवली H+ निकलने के बाद किसी एसिड में से जो कुछ भी बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो हर एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। H+ निकलेगा, एसिड होगा, H+ निकलेगा और H+ निकलने के बाद जो बच जाए वो कॉन्जुगेट बेस बोला जाएगा। अब जब ये चीज प्रोडक्ट वाला, मैंने क्या बोला कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना फास्ट होगा, एसिड फास्ट होगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये बनना चाहेगा, ये प्रोसेस होना चाहेगा और एसिड स्ट्रांग होगा, सिंपल लैंग्वेज में। तो ये तो सब में कॉमन है। कॉन्जुगेट बेसेस आ गए, कॉन्जुगेट बेसेस देख लिए। कॉन्जुगेट बेसेस अलग अलग हैं, जिनका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल वो बनना चाहेगा रिलेटिवली बगल वाले के कंपैरेटिव,
और जब वो बनना चाहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाएगी अल्टीमेटली। मतलब कहने का क्या है, यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकालें कि एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब द रेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ H+ आयन, उसी को एसिडिक स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उसके कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उसका वाला एसिड स्ट्रांग, और जिस किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल उसका वाला एसिड वीक। समझ में आ रही बात? तो अब हम लोग सीधे यहां पे आ गए। अब ये सब क्या है? एनायंस, चार्जेस है। चार्जेस की स्टेबिलिटी तो बहुत पहले से हम लोग बहुत बेसिक तौर पे बताया जाता है। सबसे पहले जीओसी में उसी को बताया जाता है ना। तो चार्जेस की स्टेबिलिटी कैसे करते हैं भाई? पहले की एटम देखो, मैं रफली बता रहा हूँ, एक वीडियो फिर इसके लिए भी बनाऊंगा चार्जेस की स्टेबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले की एटम देखो, की एटम सेम पीरियड से हो सकता है, नहीं हो सकता है सेम पीरियड से। सेम पीरियड से होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बताएंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। अगर की एटम्स सेम पीरियड के नहीं होंगे तो अलग अलग पीरियड के होंगे, साइज बहुत तेज वेरी करेगा एक्स्ट्रा सेल जुड़ जाने से, तो साइज के बेसिस पे जवाब दिया जाएगा। और जिस भी एटम का साइज ज़्यादा है तो उसके ऊपर चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, स्टेबिलिटी इस तरीके से बढ़ती है। और जब यहाँ तक डिसाइड नहीं हो पाएगा फिर उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट एक्सेट्रा बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। समझ में आ रही बात? तो चार्जेस की स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस और ये सब पता चल गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। तो ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट था आर्नियस का। इसी तरीके से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, उसमें भी बोला गया था कि भाई जो H+ एक्सेप्ट करे वो बेस बोला जाएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस बोला जाएगा, और जो H+ डोनेट करे वो ब्रॉन्स्टेड एसिड बोला जाएगा। तो इनका रेफरेंस केवल H+ देने और लेने के ऊपर है। H+ एक्सेप्टर्स आर बेस एंड H+ डोनर्स आर एसिड्स। ठीक बात है। तो अब ये भी बोला कि H+ डोनर एसिड है, ब्रॉन्स्टेड साहब ने भी बोले कि ये H+ डोनर जो भी होंगे वो एसिड होंगे। और इन सब से अलग थोड़ा सा डिफिनेशन एसिड बेस कॉन्सेप्ट का लुईस का। तो लुईस एसिड बेस क्या बोला जाता है कि लोन पेयर डोनर आर बेसिस, लोन पेयर डोनर आर बेसिस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड्स। लोन पेयर डोनर्स आर बेसिस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड्स। ठीक है, जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हम लोग लुईस बेस बोलेंगे, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग लुईस एसिड बोलेंगे। फिर से लोन पेयर डोनर बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड। समझ में आ रही बात? तो अब सिमिलरली ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब इस एसिड बेस में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब ये जो इनका डिफिनीशन था इनसे हटके मैं आपको कुछ बताता हूं। ठीक है, अभी जितने भी एसिड के डिफिनीशन थी, चाहे आर्नियस का था चाहे ब्रॉन्स्टेड का था, ठीक है, लुईस को थोड़ा सा किनारे रखते हैं। इन दोनों लोगों में एसिड के डिफिनीशन के हिसाब से क्या होता है कि एसिड वो है जो H+ को लिबरेट करता है, प्लस को लिबरेट करता है। समझ में आ रही बात? तो कहीं भी हमसे जब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, तो हमारे लिए एक रेफरेंस होगा, एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर रेफरेंस होगा, उस रेफरेंस से ही H+ निकल के जाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो वही COH से ही H+ निकल के जाएगा। अगर OH लगा हुआ तो वहीं से H+ निकल के जाएगा। मैं कह रहा हूं कि रेफरेंस पता होगा, ऑब्वियसली जहां से H+ निकल के जाएगा इसका आइडिया आपको लग जाएगा। मैं एग्जांपल भी करूंगा वैसा। ठीक है, रेफरेंस पता रहेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है तो रेफरेंस अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैसे होगा? इसके ऊपर ऐसे ग्रुप लगे होंगे जो इलेक्ट्रॉन यहां से पूरा विड्रॉ कर लेगा, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा और प्लस से प्लस निकलना आसान। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब उसके ऊपर आएगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और वहां से पॉजिटिव निकलना आसान। जैसे देखो ये अपने पास COOH ग्रुप है
और एक और ऐसा ही लगा दिया मैंने कंपाउंड बना के, और यहाँ लगा दिया NO2। अगर आपने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है तो NO2 माइनस I इफेक्ट शो करता है, इट विल विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन। तो इस रेफरेंस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला रेफरेंस, यहीं से H+ निकलेगा, यहाँ से H+ भी निकलेगा। ये दोनों कंपाउंड में 1 और 2 में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया है, तो हमको बताना है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या बोला मैंने कि रेफरेंस एसिड मतलब H+ का निकलना, कहां से फास्ट निकलेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव निकलना आसान। यहां से भी H+ निकलेगा बाहर, यहां से भी H+ निकलेगा बाहर, लेकिन जहां से H+ जल्दी निकलेगा वो एसिड स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा। तो अब देख लो, ये एक तरीके से न्यूट्रल रिस्पेक्ट में बात हो रही, इसके एक तरीके से न्यूट्रल से H+ प्लस निकलना और पॉजिटिव से प्लस निकलना, तो प्लस से प्लस निकलना आसान होता है और माइनस से माइनस निकलना आसान होता है। समझ में आ रही बात? ये ट्रिक है कि प्लस से प्लस निकलना आसान है, पॉजिटिव से पॉजिटिव निकलना आसान है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वहां से पॉजिटिव चार्ज निकलना आसान हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से जो लोन पेयर डोनर्स हैं उनको बेस बोला जाता है। लोन पेयर आर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होगा तो देने की टेंडेंसी को बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, माने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, उतना अच्छा वो बेस बोला जाएगा। मतलब हम रेफरेंस एक बार डिसाइड कर लेंगे, उस रेफरेंस पे अगर देने वाले ग्रुप लगे होंगे आसपास, तो वहां से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का डोनेशन फास्ट हो जाएगा। अगर रेफरेंस के बगल में विड्रॉ करने वाले ग्रुप लगे होंगे तो वहां से लोन पेयर डोनेशन स्लो हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एकदम ऐसा ही एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कि ले भाई ये NH2 इसके पास लोन पेयर है और ये भी NH2, यहां मैंने लगा दिया लेट से CH3। तो आपने पढ़ा था बचपन में इंडक्टिव इफेक्ट में कि ये प्लस I इफेक्ट होता है, इसका मिथाइल का प्लस I इफेक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंचाया तो रेफरेंस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहां पर इसके रिस्पेक्ट में कोई नहीं दिया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है नेगेटिव चार्ज का, यहां से भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है। समझ आ रही बात? कहां से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, नेगेटिव चार्ज का डोनेशन फास्ट होगा, जहां नेगेटिव रेफरेंस होगा वहां से नेगेटिव डोनेशन फास्ट, पॉजिटिव से पॉजिटिव डोनेशन फास्ट। समझ में आ रही बात? तो कुल मिला जुला के हम लोग एक कंक्लूजन निकाल के यहाँ पे अपने साथ रख सकते हैं कि रेफरेंस के बगल में अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो रेफरेंस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ज्यादा अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। रेफरेंस के बगल में अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो रेफरेंस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, रेफरेंस चाहिए पॉजिटिव क्योंकि प्लस निकलना है। बेसिक स्ट्रेंथ बताना है तो रेफरेंस चाहिए कैसा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि हमें डोनेशन बताना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, नेगेटिव चार्ज निकालना है। समझ में आ रही बात? ये हो गई बात। अब तो आपको अभी तक क्या समझ में आया भाई कि हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, कंपेयर करना है, तो पहले आप करेंगे कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। एक काम ये कर सकते हैं, पहला तरीका था वो कॉन्जुगेट बेस बनाए, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लिए, स्टेबिलिटी ज्यादा तो उसका वाला एसिड स्ट्रांग होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है मत निकालो H+, कॉन्जुगेट बेस मत बनाओ या कॉन्जुगेट एसिड मत बनाओ, सीधे रेफरेंस पकड़ लो कि कहां से वो बेस की तरह बिहेव करेगा या कहां से वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, वो रेफरेंस हो जाएगा। रेफरेंस पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो कैसे पता चलेगा, आसपास के ग्रुप बताएंगे। अगर रेफरेंस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वहां से H+ निकलना आसान हो जाएगा। रेफरेंस पे अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वहां से लोन पेयर निकलना आसान हो जाएगा। बस इसी को एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ रेस्पेक्टिवली बोलते हैं। क्लियर है ये बात? अब जितना अवेलेबिलिटी लोन पेयर की होगी उतना ही लोन पेयर का निकलना आसान होगा। अगर लोन पेयर एक जगह नहीं है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो वो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा तो एक जगह इकट्ठा लोकलाइज नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड है। तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। ओके, तो ये सब बातें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की थी। अब आइए हम लोग कुछ सवाल ऐसे करते हैं जो पिछले ईयर में आए हुए, जैसे 2024 में ही रिसेंटली आया हुआ था कि इनका नाम दे दिया गया पायरोल, पिरिडीन एंड पिपरिडीन। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। आपको रेस्पेक्टिवली ये नाम दिया गया, नाम से कोई लेना देना नहीं है, ये स्ट्रक्चर दे दिया गया, स्ट्रक्चर के बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। समझ में आ रही बात? तो अब हम लोग एक टॉपिक अभी टॉपिक मेनिया में ही कवर किए थे कि ये कंपाउंड होता है एरोमेटिक,
और वो एरोमेटिसिटी में ये लोन पेयर का भी पार्टिसिपेशन होता है। वो लोन पेयर का कॉन्जुगेशन की वजह से ये पायरोल रिंग एरोमेटिक होती है। ठीक बात है, ये भी रिंग है एरोमेटिक, पर इसके लोन पेयर की जरूरत पिरिडिन रिंग को नहीं होती कॉन्जुगेशन के लिए और एरोमेटिक होने के लिए, क्योंकि इसका लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, अगर आप लोग जीओसी पढ़े होंगे तो रेजोनेंस पढ़ते टाइम भी पढ़े होंगे कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। रेजोनेंस के लिए कहाँ चाहिए इलेक्ट्रॉन? p ऑर्बिटल में चाहिए। तो ये एरोमेटिसिटी में नहीं जाता है, एक ही जगह पड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात? ये एरोमेटिसिटी में जाता है तो ये रेजोनेंस करेगा, मतलब ये रेजोनेंस किया, अगले बार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन के आ गया, फिर रेजोनेंस करेगा, यहाँ आ जाएगा, हर एक कार्बन पे घूमता रहेगा इस तरीके से। समझ में आ रही बात? और एरोमेटिक होने के लिए हाई डीलोकलाइजेशन चाहिए होता है, मतलब ये इस लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो एक जगह ये मिला नहीं, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भाई ये भी नाइट्रोजन के ऊपर ही है और ये अगल बगल इसके कोई पाई बॉन्ड नहीं है, किसी तरह का डीलोकलाइजेशन में नहीं जा रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये भी लोकलाइज्ड लोन पेयर ही है। तो अब तो इतना तो ऑब्वियस हो गया कि भाई जिसका डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है वो एक जगह मिलेगा नहीं, H+ ढूंढने आएगा या कोई जिसको डोनेट करना है। इसको अगर ये लोन पेयर देगा तो किसी को तो देगा। पता चला कि ये फला गांव में एक बंदा है लोन पेयर दे रहा है, वो आया, पर ये भाई साहब तो लोन पेयर यहाँ मिले नहीं, यहाँ नहीं मिले, पता नहीं कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, तो जाके बोलेगा ना कि बेसिक स्ट्रेंथ किसी बहुत खराब थी। समझ में आ रही बात? तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर जो भी होगा उस लोन पेयर के वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपेयर टू जो लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो इन दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ तो जरूर इससे ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? अब ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे। अब इन दोनों में डिसाइड करने के लिए फिर से बात करेंगे कि लोन पेयर के डोनेशन को बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, लोन पेयर के डोनेशन को बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो किस नाइट्रोजन का डोनेशन फास्ट होगा? ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, एस कैरेक्टर केवल 25%, एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, एस कैरेक्टर 33% के आसपास। तो इस वाले से एस कैरेक्टर ज्यादा इसका, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखता है, डोनेशन स्लो होता है। तो जब डोनेशन ही स्लो होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ तो स्लो होगी, तो इसलिए सबसे ज्यादा पिपरिडिन 1 नंबर, उसके बाद पिरिडिन 2 नंबर, और ये सबसे लास्ट में पायरोल 3 नंबर। देख लेंगे पिपरिडिन, पिरिडिन एंड पायरोल, करेक्ट आंसर इज दिस। अब ये मैंने समझाया इसलिए 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, पर ये देखते ही हो जाना था। समझ में आ रही बात? ओके, नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। 4 एसिड लिख दिया गया है और चारों एसिड में से एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करके बता देना है आपको। तो ठीक है, सबका स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा ड्रॉ करते हैं, इधर ही से ड्रॉ करते हुए मैं चलता हूं। HC डबल बॉन्डेड OOH एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है तो यही तो रेफरेंस है, यहीं से H+ निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वही है। दूसरा क्या है भाई, इधर चलो तो 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, और फिर उसके बाद COOH लगा हुआ है रेफरेंस। फिर उसके बाद आते हैं, एक ही कार्बन है CH3 COOH, उसके बाद 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन और C डबल बॉन्डेड OOH रेफरेंस। अब जरा ध्यान से, इस रेफरेंस से सब में से H+ निकल के जाएगा। तो हमने बोला था कि जिस रेफरेंस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या रिलेटिवली कम होगा नेगेटिव चार्ज, तो वहां से H+ का निकलना आसान हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना कैसे डिसाइड होगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना या कम नेगेटिव चार्ज होना, बात बराबर है, रिलेटिव बात हो रही है। तो इस रेफरेंस पे हाइड्रोजन कर लगा हुआ है, केवल हाइड्रोजन लगा हुआ, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही पूरा बात होता है, तो हाइड्रोजन कुछ नहीं करेगा, ये न्यूट्रल मान लेते हैं इसको। ठीक, अब इस रेफरेंस पे 1 2 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और अल्काइल ग्रुप का प्लस आई पावर होता है, जितना कार्बन बढ़ाओ उतना प्लस आई पावर, जितना ब्रांचिंग बढ़ाओ उतना प्लस आई पावर होता है। 3 कार्बन का प्लस आई, 1 कार्बन का प्लस आई, 2 कार्बन का प्लस आई, नेगेटिव चार्ज यहां से जाएगा,
ये बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं इस रेफरेंस पे। तो ये 2 कार्बन का नेगेटिव चार्ज अगर इतना है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, तो 1 कार्बन का नेगेटिव चार्ज बहुत थोड़ा सा होगा और थोड़ा सा होगा, ठीक। और 2 कार्बन का नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में होगा भाई, ऐसा होगा। समझ आ रही बात? ये नेगेटिव चार्ज 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का, ये 1 कार्बन का। ये बस साइन को मैं एज अ कंपैरिजन के लिए मैग्नीट्यूड की तरह आपको देखने के लिए बता रहा हूं कि जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रेफरेंस पे पहुंच चुका है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पहुंच चुकी है, ऐसा समझो। तो हम बोले थे एसिडिक स्ट्रेंथ में कि रेफरेंस पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, तो पॉजिटिवली चार्ज तो नहीं है भाई, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यार पॉजिटिवली एक स्केल की बात हो रही, मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव रिलेटिव टर्म की बात हो रही है ना ये सब। तो इन सब में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव तो यही हो गया क्योंकि उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। फिर सबसे कम नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा है? बीच वाला। फिर उसके बाद उससे कम नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी? HCHO की, HCOH की। तो देखो HCOH 1 2 जगह है और इन दोनों में तो नहीं है, तो ये दोनों आउट हो गए पहले ही। उसके बाद 1 कार्बन की, उसके बाद 2 कार्बन, उसके बाद 3 कार्बन। मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर कर लेंगे, करेक्ट आंसर हमारा होगा ये। कितना आसान सवाल था ये, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेसिस। तो ये सब कॉन्जुगेट बेस लिखे हुए हैं आपके सामने, OH माइनस, RO माइनस, CH3COOH O माइनस एंड Cl माइनस। तो अगर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है तो जरा ये, अगर ये कॉन्जुगेट बेसिस है OH माइनस, तो जरूर इनका H प्लस निकाला गया होगा किसी एसिड से। समझ आ रही बात? उसी तरीके से सबका कोई ना कोई एसिड होगा। तो ये जो RO माइनस है वो ROH का कॉन्जुगेट बेस है, RO माइनस। उसके बाद जो CH3COO माइनस है वो CH3COOH एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, CH3COOH। उसके बाद Cl माइनस HCl का कॉन्जुगेट बेस है, H प्लस Cl माइनस। तो ये देखो H प्लस निकल गया सबसे, उसके बाद जो बच गया वो सब कॉन्जुगेट बेस है। आपसे पूछा जा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ। समझ में आ रही बात? अब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कैसे इसको रिलेट करेंगे, देखना एक नया तरीका है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? लोन पेयर का डोनेशन, ठीक है, वो होता है, सही बात है। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे कि यार वो वाला एसिड स्ट्रांग बोला जाएगा जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रही बात? जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो वाला एसिड स्ट्रांग बोला जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा जरा ये बताओ, स्टेबल अगर है तो वो रिएक्टिव कैसे हो सकता है? अगर कोई बेस स्टेबल है तो रिएक्टिव कैसे हो जाएगा? समझ आ रही बात? तो कहीं ना कहीं हम अगर ये पता कर ले कि इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है तो उसका उल्टा कर देंगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। और रिएक्टिविटी इनकी कैसी? बेस की तरह बिहेव करने वाली। समझ आ रही बात? तो सबसे ज्यादा स्टेबल देखो O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, ये O नेगेटिव है और Cl नेगेटिव। इन सारे नेगेटिव चार्जेस में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव की नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये स्टेबल है। उसके बाद सब O पे नेगेटिव चार्ज है, तो O पे नेगेटिव चार्ज में आएगा CH3C डबल बॉन्डेड O माइनस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। RO माइनस और OH माइनस में से देख लेंगे किसका ज्यादा होगा। इतना ही से हमारा ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है भाई। तो इसका जब उल्टा करेंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे वीक बेस होगा। समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये सबसे वीक बेस होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लाइन में सबसे पीछे आना चाहिए इसको। ये दोनों आउट हो गए, ठीक बात है। उसके बाद अब इन दोनों में आपको देखना है, तो इसके बगल में CH3COH माइनस आ गया, CH3COO माइनस आ गया। अब आपको यह पता करना है कि H2O स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या ROH स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, या ऐसे पता कर लो OH माइनस या RO माइनस कौन स्टेबल है। तो अब देखो ध्यान से कि जितने भी अल्कोहल हैं मिथेनॉल को छोड़ के, वो सारे के सारे वाटर से कम एसिडिक होते हैं। समझ आ रही बात? वाटर से कम। ये ROH लिखा है तो मैं जनरल अल्कोहल मानूंगा, इसको अल्कोहल मानूंगा, कोई मिथेनॉल नहीं होगा, कोई और अल्कोहल होगा।
तो आरओ माइनस में अब देख लो, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव और जुड़ा है बगल में H, O नेगेटिव और जुड़ा है बगल में R कोई अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा और चार्ज डेंसिटी से रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो O आरओ माइनस कम स्टेबल है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H माइनस। तो आरओ माइनस कम स्टेबल है मतलब ज्यादा बेसिक होगा, और ये समझ में आ रही बात? इसका उल्टा कर दो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज दिस। तो हमने क्या किया कि कॉन्जुगेट बेसेस बनाए, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो हम पहले ही निकालना जान गए थे। अगर वो बेस स्टेबल होगा तो वो वीक होगा, सिंपल सी बात है। जो अनस्टेबल होता है वो रिएक्टिव होता है, अगर वो स्टेबल है तो वीक है। क्लियर है ये बात? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है इसमें, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे। कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, यहां भी कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन रिलीज करेंगे तो उनका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर हम लोग कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लें, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा एसिड का भी ऊपर वही ऑर्डर आएगा। समझ में आ रही बात? तो इनका अगर हम लोग निकाल देंगे H+, तो यहीं पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहीं पे नेगेटिव, और समझ में आ रही बात? तो ये कार्बन कैसा है? ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज। s कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहां पर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ये वाला सबसे ज्यादा हो गया, तो यहीं पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर यहाँ पे s कैरेक्टर आया, और तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? A हो गया, नो डाउट। फिर उसके बाद B हो गया, उसके बाद C और D में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, तो इनका निकाल देंगे, कॉन्जुगेट एसिड निकाल दिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं बता पा रहे। H+ निकाल दिए, नेगेटिव चार्ज बन गया। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लेंगे। नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन की स्टेबिलिटी +I ग्रुप से डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट। तो यहां पर बहुत ज्यादा प्लस इफेक्ट है तो स्टेबिलिटी उल्टा हो जाएगी, नहीं स्टेबल है तो एसिड भी बेकार होगा, तो बीच में D आ जाएगा। उसके बाद सबसे खराब एसिड C है, तो ABDC देख लेंगे। ABDC करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, ABDC। समझ में आ रही बात? और एक आखिरी सवाल बेसिक स्ट्रेंथ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेंट बेस? ब्रॉन्स्टेंट बेस क्या होता है? जो H+ एक्सेप्ट कर सके, वो ब्रॉन्स्टेंट बेस बोला जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर कोई अपने पास बेस है, लेट्स से B- या B को ही मैं बेस बोल रहा हूं, जस्ट B इज बेस, तो ये H+ को एक्सेप्ट करेगा। और अगर ये प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो BH+ बन जाएगा ये, ठीक है। ये कॉन्जुगेट एसिड बोला जाएगा क्योंकि इसका ये बेस था, बेस का कॉन्जुगेट एसिड और एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तो दो तरीका इसको भी करने का देख लेंगे। लोन पेयर जिसका ज्यादा अवेलेबल, लोकलाइज्ड है, जिसका बहुत ज्यादा, वो ज्यादा डोनेट करेगा, फास्ट डोनेट करेगा। जिसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है वो कम डोनेट करेगा। तो ये लोन पेयर देखो रेजोनेंस में जाएगा, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी है, हाईली डीलोकलाइजेशन, हाई रेजोनेंस। समझ में आ रही बात? ये लोन पेयर एकदम लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाएगा, ये तो दोनों साइड जाएगा, दोनों रिंग में रेजोनेंस में जाएगा। अब देख लो क्या पूछा, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेंट बेस, बेस होता है, ठीक है, ओके। अब चाहे तुम H+ एक्सेप्ट करवा दो, तब उसके बाद उस कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी देख लो, वो भी चार्ज होगा। अभी देख लो अगर डीलोकलाइज्ड है, दोनों तरीके से एकदम कर सकते हैं हम लोग। अभी डीलोकलाइज्ड है कम बेसिक, लोकलाइज्ड है ज्यादा बेसिक। समझ में आ रही बात? तो इन सारे लोगों का लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं, कहीं ना कहीं घूमने गया हुआ है, डीलोकलाइज्ड है। इस केवल इसी कंपाउंड का जो लोन पेयर है वो एक जगह फिक्स है, कहीं ना रेजोनेंस कर रहा है, ना एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है। जब ये लोकलाइज्ड है ज्यादा तो यही वाला बेस स्ट्रांग होगा। समझ में आ रही बात? तो एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था एसिड बेस। ऑल इन ऑल आपको क्या करना है, दो तरीका है, कोई एक पकड़ो, कोई एक सीखो अच्छे से और पूरे टाइम वो काम आएगा तुम्हारे। तो एक तरीका ये था कि पहले हम लोग कॉन्जुगेट बेसेस बनाएं, उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लें, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही एसिड का ऑर्डर होगा। बेस के लिए भी ऐसा है, कॉन्जुगेट एसिड बना लिए, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड होगा उन्हीं का बेस का भी ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर वही होगा। पहला तरीका कॉन्जुगेट के थ्रू। दूसरा तरीका जो पूछा जा रहा है
एसिडिक स्ट्रेंथ चाहे बेसिक स्ट्रेंथ, रेफरेंस पकड़ो सबका। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है तो H प्लस निकलना, प्लस से प्लस निकलना आसान। अब प्लस कैसे क्रिएट होगा, विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो। माइनस से माइनस निकलना आसान। माइनस क्या है, लोन पेयर, नेचर उसका माइनस एक तरीके का होता है। समझ में आ रही बात? तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपको जो सही लगे आप उससे कर लीजिए, लेकिन कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। आने वाले एग्जाम में एसिड बेस का सवाल गलत नहीं करके आइएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू।